अब 2022 में करें 22 ई लर्निंग के साथ अपने शिक्षक बनने के सपनों को साकार। पिछले कई सालों से मरुधरा की रोजगार फैक्ट्री के नाम से चर्चित रहा 22 अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पिछली सफलता के बाद अब फिर रीट के लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार। विद्यार्थियों के भरोसे पर खरा उतरने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान अब लाया है रीट 2022 का ऑनलाइन बैच। बोहरा सर के मार्गदर्शन में अनुभवी विशेषज्ञों की समर्पित टीम अब 22 ई लर्निंग के ऐप पर भी अब रीट परीक्षा के लिए करें गुणवत्तापूर्ण तैयारी व हर भाग का विस्तृत और प्रामाणिक अध्ययन, जिसमें होंगे शिक्षकों द्वारा 4K रिकॉर्डेड वीडियो और विशेषज्ञों द्वारा हस्तलिखित नोट और साथ ही टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी की एक नई चमक। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें 22 ई लर्निंग ऐप और साकार करें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार साथियों, हम लोग आज व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर बात करेंगे। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात अगर की जाए, व्यक्तित्व के सिद्धांतों में अगर मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात की जाए, तो जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये व्यक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का एक मनोचिकित्सक जिसका नाम सिगमंड फ्रायड है। मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से बिलोंग करने वाले मिस्टर सिगमंड फ्रायड एक मशहूर मनोवैज्ञानिक के रूप में भी हम इनको जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण संप्रदाय की नींव रखी। हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी इनको जानते हैं। हम ऐसे व्यक्ति के रूप में भी सिगमंड फ्रायड को जानते हैं जिनको दुनिया का सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों में सेक्सुअल टेंडेंसी को देखना, ये अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने किया तो मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने किया। दुनिया को ये बताना कि जब लड़का पैदा होता है उसका स्नेह अपनी माँ के प्रति ज़्यादा होता है, लड़की पैदा होती है उसका स्नेह अपने पिता के प्रति ज़्यादा होता है, ये भी दुनिया को किसी ने बताया तो सिगमंड फ्रायड ने बताया। और दुनिया को छोटे छोटे मासूम शिशुओं के अंदर काम भावना के प्रति अगर लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने किया। तमाम जो हमारे साइकोलॉजी के प्रकरण आएंगे, बहुत जगह विकास के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर हम आम तौर पर सिगमंड फ्रायड की चर्चा करते ही है। सिगमंड फ्रायड एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में हिटलर भी, जो जर्मनी का तानाशाह शासक था हिटलर, वो ये कहता था कि मेरे साम्राज्य में फ्रायडवाद के लिए कोई जगह नहीं, फ्रायडवाद के लिए मेरे साम्राज्य में कोई जगह नहीं। जर्मन तानाशाह शासक हिटलर को यह कहना पड़ा, तो सीधी सी बात है कि फ्रायड के सिद्धांतों को किस प्रकार चुनौती दी गई। मगर आज इतने सालों बाद हम ये मानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन उनकी बात में जरूर दम था। और यही कारण है कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी में मिस्टर सिगमंड फ्रायड को पढ़ते हैं। मैं मिस्टर सिगमंड फ्रायड की बात करूं और उनका व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत पर भी आपको लेकर चलूं, तो सबसे पहले जब बात सिगमंड फ्रायड की आती है तो मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहूंगा, आम तौर पर मिस्टर सिगमंड फ्रायड के इस मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात जब होती है तो हम व्यक्तित्व की संरचना को दो प्रकार के मॉडल के तहत स्टडी कर सकते हैं। हम लोग व्यक्तित्व की संरचना इसको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं व्यक्तित्व की संरचना के दो मॉडल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक मॉडल व्यक्तित्व की संरचना का आकारात्मक मॉडल है, जिसमें चेतन और अचेतन मन की बात होती है और उनके बीच की अवस्था को अर्ध चेतन मन भी कह सकते हैं, चेतन अचेतन अर्धचेतन मन। लेकिन व्यक्तित्व की संरचना में दूसरा मॉडल जिसकी बात विशेष रूप से हम इस सिद्धांत के तहत करने वाले हैं वो है गत्यात्मक मॉडल। व्यक्तित्व की संरचना के दो मॉडल है हमारे पास, एक आकारात्मक मॉडल है और एक गत्यात्मक मॉडल है। जब मैं व्यक्तित्व की संरचना के आकारात्मक मॉडल में बात करता हूं
तो मैं मन की अवस्थाओं पर आपका ध्यान ले जाता हूं, और मन की वो अवस्थाएं जिनको हम चेतन कहते हैं, जिनको हम अचेतन कहते हैं, और इन दोनों के बीच की तीसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्ध चेतन कहते हैं। तो ये जब हम चेतन, अचेतन और अर्धचेतन को पढ़ते हैं तो हम व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल में होते हैं, व्यक्तित्व की संरचना के आकारात्मक क्लासिफिकेशन, आकारात्मक वर्गीकरण में होते हैं। लेकिन व्यक्तित्व की संरचना का एक गत्यात्मक मॉडल भी है, जिसमें हम व्यक्तित्व के 3 पहलुओं पर डिस्कस करते हैं, एक इदम, एक ईगो और एक सुपर ईगो। आपको ध्यान हो, व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पहलू, एक इदम है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करूंगा, और कोई भी परीक्षा जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी कोर्स में है, वहां इदम, ईगो और सुपर ईगो पर अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इदम, जिसको हम हिंदी में उपा अहम भी कह सकते हो, उपा अहम। ईगो, जिसको हम हिंदी के अंदर अहम भी कह सकते हैं, और सुपर ईगो, जिसको हम हिंदी में परा अहम भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब या तो उपा अहम, अहम और परा अहम कह दो, या इदम, ईगो और सुपर ईगो कह दो। इदम के लिए अंग्रेजी के अंदर इद भी लिखा जा सकता है, इद, इद या इड, ये भी लिख सकते हैं। ईगो, इसके लिए अंग्रेजी में EGO, ईगो, और सुपर ईगो के लिए अंग्रेजी के अंदर सुपर ईगो। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आमतौर पर व्यक्तित्व के 2 भाग, 2 वर्गीकरण, एक आकारात्मक है और एक गत्यात्मक है। अगर मैं पहले व्यक्तित्व के आकारात्मक वर्गीकरण पर बात करूं, हालांकि आकारात्मक वर्गीकरण पर बात तो हमारी बार बार चलती है। व्यक्तित्व की संरचना जब मनोविश्लेषण सिद्धांत में पढ़ी जाती है, और उसमें बात अगर व्यक्तित्व की संरचना के आकारात्मक मॉडल पर हो, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। व्यक्तित्व के 3 भाग कह दो, या फिर हमारे मन के 3 भाग कह दो, हमारे मन की 3 अवस्थाएं कह दो। जब हम व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि मन की कितनी अवस्थाएं हैं। मूल रूप से तो 2 ही अवस्था है, लेकिन 2 के बीच में एक तीसरी अवस्था भी है। एक चेतन अवस्था है, दूसरी अचेतन अवस्था है, और इन दोनों के बीच मन की एक तीसरी अवस्था भी है, जिस पर भी हमें बात अवश्य करनी चाहिए, और वो तीसरी अवस्था है अर्ध चेतन। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन हमारे माइंड की 3 स्टेज है। मैं बताना चाह रहा हूं कि चेतन अवस्था का मतलब होता है हमारे मन की पूरी जागृत अवस्था, और अचेतन अवस्था का मतलब होता है हमारे मन की पूरी प्रसुप्त अवस्था। लेकिन अर्धचेतन इन दोनों के बीच की अवस्था है, जहां व्यक्ति थोड़ा बहुत चेतन है और थोड़ा बहुत अचेतन है। आपको ध्यान हो, हमारा जो माइंड है ना, ये माइंड कॉन्शियस कम, चेतन कम। चेतन तो बिल्कुल कम होता है, अचेतन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको अर्धचेतन पर, तो चलो चेतन और अचेतन के बीच की बात है, लेकिन अगर हम 2 चीजों पर बात करें, चेतन और अचेतन पर, क्योंकि इन दोनों का अंतर समझ में आएगा, तो इन दोनों के बीच का स्टेज अपने क्या हो जाएगा? अर्धचेतन हो जाएगा। कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक सीधा उदाहरण लेता हूं। सपोज अगर मैं आपको पूछता हूं कि आज सुबह या शाम को या आज दोपहर को, मतलब अब से कुछ घंटे पहले आपने क्या खाना खाया, आप बता देंगे कि आपने क्या खाना खाया। 99% लोग बता देंगे कि 4 घंटे पहले आपने कुछ खाया है क्या, तो आपको याद है कि 4 घंटे पहले आपने क्या खाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कल रात का खाना भी पता है, कल रात का, पिछली रात का, पिछले दोपहर का भी पता है, परसों का भी पता हो सकता है, 2 दिन पहले का खाना भी पता हो सकता है। लेकिन क्या आपको यह पूछा जाए कि आज मान लो जो भी तारीख है, आज से ठीक 1 महीने पहले आपने क्या खाना खाया, कितनों को याद होगा? मुझे नहीं लगता कि अगर आज से ठीक 1 महीने पहले कोई विशेष ओकेजन में मैं गया या किसी शादी समारोह में गया तो अलग बात है, तो रेयर बात है, क्योंकि वो तो एक ओकेजन है और ओकेजन तो स्मृतियों में होते हैं, कैमरे में कैद होते हैं, वो याद रह भी जाए।
लेकिन नॉर्मल डे है, मान लो रूटीन डे है, और मैं अगर पूछ लूं कि आज से ठीक 1 महीने पहले आपने क्या खाना खाया था, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को आज से ठीक 1 महीने पहले और एग्जैक्ट टाइम दे दे कि इतने बजे आपने क्या खाया, उसे याद होगा। अगर उस समय कोई इवेंट है, जैसे किसी दोस्त के साथ में विशेष बैठे और दोस्त के साथ में डिनर कर रहे, एक मतलब विशेष कोई याद जुड़ी हुई है, तब तो याद रह भी सकता है। लेकिन याद नहीं जुड़ी हुई है, रूटीन डे है, जैसे रोज खा रहे हैं घर पे वैसे ही खाना खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने पहले ठीक किसी को भी पता होगा कि खाना क्या खाया था। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले याद होता है क्या? नहीं होता है। अगर ये कह दे कि भाई की शादी थी 2 महीने पहले और उस समय सामने वाले समधी जी आए थे, उनके साथ खाना खाने बैठे, तब क्या खाया, तो एक पर्टिकुलर इवेंट से जोड़कर फिर भी याद हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज हमको याद नहीं होता है, हमको याद नहीं होता है। और मैं एक चीज और कह दूं कि जो चीजें हमें हमारे दिमाग में होती है और हमें पूरी की पूरी याद होती है, वो जागृत है। जैसे आज सुबह क्या खाना खाया, आज सुबह क्या पढ़ाई की, आज सुबह किस दोस्त से मिले, कल किस दोस्त से मिले थे, कल क्या खाया था, ये हमारे दिमाग में कॉन्शियसनेस में है। और मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि आप जितेंद्र बोहरा से पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे और आप क्यों पढ़ रही है आपको पता है। इसका मतलब आप अपने कॉन्शियस माइंड से, आप अपने चेतन दिमाग से पढ़ रहे हैं। लेकिन मानिए मैंने आपको कहा कि 1 महीने पहले रूटीन वे में आपने क्या खाना खाया आपको पता नहीं है, इसका मतलब वो आपका कौन सा दिमाग था, वो आपका प्रसुप्त दिमाग था, सोया हुआ दिमाग था, जिसमें वो बात चली गई। हमारे जो काम की चीजें होती है वो कॉन्शियस माइंड में रहती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है समय के साथ वो कॉन्शियस की जगह हमारे कौन से माइंड में चली जाती है, नॉन कॉन्शियस माइंड में, हमारे अचेतन मस्तिष्क का भाग बन जाती है। ये बहुत क्लियर बात है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे साथियों को होनी चाहिए। मैं एक बात आपसे और शेयर कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि 2 महीने पहले भाई की शादी थी और सामने वाले समधी जी आए थे, उनके साथ खाना खाने बैठे, उसमें क्या क्या खाया, तो आपने देखा होगा वो एक इवेंट है, तो चीजें याद तो रहेगी, लेकिन उसमें भी सारी चीजें याद नहीं होती, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ चीजें दिमाग पे जोर डालते तब याद आती है। तो कुछ चीजें याद है और कुछ चीजें याद नहीं है, इसका मतलब वो इवेंट कैसा हो गया, अर्धचेतन। वो कौन सा मन हो गया, वो अर्धचेतन मन हो गया, जब कुछ चीजें कॉन्शियस है, कुछ चीजें नॉन कॉन्शियस। एक उदाहरण और देता हूं चेतन और अचेतन मन को समझने के लिए। अर्धचेतन तो बीच की अवस्था है। देखो सुबह 4 बजे सपना देखते, कुछ चीजें याद होती है, कुछ चीजें याद नहीं होती, भूल जाते, मतलब कुछ चीजें चेतन रहती है, कुछ चीजें अचेतन रहती है, तो वो अर्धचेतन है। अर्धचेतन में कुछ चीजें याद रहेगी, कुछ चीजें याद नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग जब स्टडी करते हैं और माइंड को पढ़ते हैं तो हम डिस्कस केवल 2 पर करते हैं, एक चेतन पर और एक अचेतन पर, क्योंकि ये तो दोनों का मिडिल पार्ट है, जहां कुछ कॉन्शियस होगा, कुछ नॉन कॉन्शियस होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूं, मान लो आपके पिताजी, आप टीवी देख रहे हो और आपका ध्यान टीवी में इतना खोया हुआ, आपके पिताजी आए और आपको कहा कि ये गाड़ी की चाबी संभाल के रख दो, मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूं, शाम को आऊं तब गाड़ी की चाबी दे देना, ठीक है, और तेरे काम हो तो गाड़ी ले जाना। अब मैं टीवी में इतना खोया हुआ था कि मैं गाड़ी की चाबी मैंने संभाल के रखी तो सही, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने गाड़ी की चाबी कहां रखी। शाम को पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि बेटा वो गाड़ी की चाबी दी थी। पिताजी आपने गाड़ी की चाबी दी थी, कब दी थी? आप आज सुबह से मैं आपसे मिला ही नहीं हूं। पिताजी आंखें तरेर रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने कहा मैं तो आया था, तू टीवी देख रहा था, तुम तो फिल्म देख रहे थे, और फिल्म के अंदर तुम्हारा ध्यान तो उसी चीज के अंदर था कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, या फिर तुम्हारा ध्यान किसी मूवी के अंदर, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो भी देख रहे हैं आप, आपकी जो भी चॉइस है, चाहे कुछ भी मान ले, लेकिन आप फिल्म में इतने खोए हुए थे, पिताजी की बात पर ध्यान नहीं दिया, और अब पिताजी आंखें तरे रहे, मैंने चाबी दी, तुम्हें याद ही नहीं है। अब आप कमरा इधर उधर और आप दिमाग पे जोर डाल रहे, पापा कब आए थे, कब चाबी दी थी, मैंने चाबी कहां रखी थी, क्योंकि आपका ध्यान फिल्म में तो कॉन्शियस था, लेकिन जो गाड़ी की चाबी दी ना, वो घटना ही आपके नॉन कॉन्शियस माइंड में, अचेतन दिमाग में चली गई। ठीक है, फिर दिमाग पे ज्यादा जोर डालते हैं ना, तो अचेतन से चेतन में आने का प्रयास करती है वो घटना। तो कहने का मतलब यह है कि चेतन का मतलब जागृत मस्तिष्क होता है, अचेतन का मतलब प्रसुप्त मस्तिष्क होता है, और अर्धचेतन दोनों के बीच की अवस्था होती है। देखो जब भी मौका मिलता है ना, तो ये अचेतन मन की चीजें चेतन होने का प्रयास करती है।
कई बार अचेतन मन की चीजें जब चेतन होने का प्रयास करती है तो गड़बड़ भी हो जाती है। हमारे भारतीय समाज में आपने देखा होगा, महिलाएं शादी पर गाली गीत गाती है सीठने, क्योंकि हमारे आम समाज में पुरुष तो हर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब गाली का प्रयोग कर लेते हैं। आप भी जो साथी देख रहे हैं ना, बहुत सारे जो मेल स्टूडेंट्स है, जेंट्स है, उनमें क्या होता है, आमतौर पे मेरे आसपास मैंने जितने लोग देखे 70% लोग ऐसे पुरुषों में मिलेंगे जिनका वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और जिनका वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से खत्म होता है। यहां हेल्पिंग वर्ब का मतलब गाली सूचक शब्द से। महिलाओं में 30% महिलाएं होती है, पुरुषों में 70% पुरुष होते हैं। तो महिलाएं गाली सूचक शब्दों से वाक्य को शुरू या एंड नहीं करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके अचेतन मन में कहीं ना कहीं गालियां नहीं है। तो हमने क्या किया, विवाह के अंदर गाली गीत, जहां पर महिलाएं अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दे, तो कम से कम मौके बेमौके वो गालियां प्रकाशित नहीं हो, वो अचेतन से चेतन में ना आए। कभी कभी आपने देखा होगा, छोटा बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते एकदम कंचे खेल रहा है और कंचे खेलता खेलता पास पड़ी साइकिल की आवाज निकाल देता है। अब आप बताओ, साइकिल की आवाज निकालने में उसको क्या मजा आया, लेकिन उसके अचेतन मन में वो एक प्रकार की भावना है, वो प्रकाशित होती है, बाहर आती है, और उसके दिमाग में क्या सूझता है, साइकिल की हवा निकाल देता है। या फिर आपके घर छोटा बच्चा है, आपके बाल खींचना शुरू कर देता है। तो ये बच्चे हैं, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार हमारे अचेतन मन की चीजें जैसे ही चेतन होने का प्रयास करती है, हम बड़े होते हैं तो दिमाग पे कंट्रोल होता है, छोटे बच्चों में अचेतन मन से जो भी बात दिमाग में आई वैसा काम कर दिया। तो अचेतन मन और चेतन मन, अचेतन का मतलब है प्रसुप्त दिमाग, सोया हुआ दिमाग, और चेतन का मतलब है जागृत दिमाग। और मैं हमारे साथियों को यह बताना चाहूंगा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क, आपको जानकारी हो, हमारा जो माइंड है, इस माइंड का 90% पार्ट क्या होता है, अचेतन होता है। मतलब हमारा 90% भाग तो अचेतन ही है। सीधा सीधा उदाहरण दूं ना, अब आपको, जैसे मैंने खाने का ये एग्जांपल लिया, आपको 2 दिन का खाना याद है, लेकिन हम 28 साल के, 30 साल के, 35 साल के, तो 35 साल में 2-4 दिन का खाना याद है, बाकी सारा खाना तो हमारे अचेतन मन में है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मन का 90% भाग क्या होता है, नॉन कॉन्शियस, और हमारे मन का केवल 10% भाग ही कॉन्शियस होता है, चेतन होता है। तो 90% भाग का ये, या 9/10 भाग का ये, और अचेतन को 10% कहिए या 1/10 कहिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अर्धचेतन तो लिखा ही नहीं, क्योंकि चेतन और अचेतन के बीच की एक स्टेज अर्धचेतन है, जहां थोड़ा चेतन थोड़ा अचेतन। तो मन की बेसिकली 2 ही अवस्था है, चेतन अचेतन, लेकिन कुल अवस्थाएं कितनी है, 3, क्योंकि दोनों के बीच में अर्धचेतन जो है ना, उसको अलग से कंसीडर नहीं करते, वो दोनों के बीच की एक अवस्था है। हाँ, अगर यूं पूछ ले कि मन की कुल कितनी अवस्था है, तो मन की कुल अवस्था है तो आप चाहे तो 3 मान सकते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। लेकिन अर्धचेतन वास्तव में अलग से स्टडी करने की जगह चेतन और अचेतन दोनों के बीच की एक स्टेज होती है, जहां थोड़ा बहुत चेतन है, थोड़ा बहुत अचेतन है, थोड़ा कॉन्शियस है, थोड़ा नॉन कॉन्शियस है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि सिगमंड फ्रायड ने एक समुद्र से या पानी के गिलास से मैं एक कंपेरिजन करता हूं, ध्यान देना। जैसे पानी का गिलास है, ठीक है, पानी के गिलास की जगह आप समुद्र में भी कह सकते हैं, और ये पानी के गिलास के अंदर मान लो ये पानी है, ये क्या है, ये पानी है। अब इस पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा, मान लो ये पानी है और इस पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा है, क्या है, बर्फ का टुकड़ा। अब आप मुझे बताइए, ये बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है, तैरता हुआ भाग केवल बहुत कम दिखाई देता है, 10%। 90% पानी का ये जो बर्फ का टुकड़ा है ना, इसका 90% भाग बर्फ का टुकड़ा डूब रहा है। 90% भाग क्या हो रहा है, डूब रहा है, और ये डूबता हुआ भाग क्या है, अचेतन। और 10% भाग बर्फ के टुकड़े का जो पानी के ऊपर तैर रहा है, ये तैरता हुआ भाग क्या है, ये चेतन मस्तिष्क है। ये क्या है, ये चेतन मस्तिष्क है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आपके जहन में जरूर होनी चाहिए, मुझे लगता है। मैं बताना चाह रहा हूं, मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने, ध्यान देना, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना समुद्र में डूबते हुए हिमखंड से की। समुद्र की जगह मैंने गिलास लिया, एक ही बात है। समुद्र में
डूबते हुए हिमखंड से की जबकि 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 बर्फ का वह टुकड़ा जो तैर रहा है, जबकि तैरता हुआ हिमखंड, यूं कह दो भाई, जबकि तैरता हुआ हिमखंड किसकी तरह है? चेतन मन की तरह है। तो तैरता हुआ हिमखंड तो बहुत कम है, 10% ही है। तो तैरता हुआ हिमखंड किसकी तरह है? चेतन मन की तरह है। आपको जानकारी हो, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना की है समुद्र में डूबते हुए हिमखंड से। जैसे मैंने कहा, पानी का गिलास है। अब पानी के गिलास में आप देखिए कि ये यहां तक जो ये बर्फ का टुकड़ा है, ये डूब रहा है। तो ये जो डूबता हुआ बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है वास्तव में? ये बर्फ का टुकड़ा जो पानी के अंदर डूब रहा है, ये अचेतन मन है। और केवल मामूली भाग जो ऊपर तैर रहा है, ये क्या है? ये चेतन मस्तिष्क की तरह है। तो चेतन तो बहुत कम होता है, आपको ध्यान हो, ये इतना ही भाग चेतन, जैसे मैंने 10% कहा, तो चेतन तो बहुत कम है। लेकिन ये भाग जो डूब रहा है पानी के अंदर, आपको जानकारी हो, ये डूबता हुआ जो भाग है, ये वास्तव में क्या है? ये अचेतन मन की तरह है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को पता होनी चाहिए। ध्यान दें, तो कहने का मतलब इस तरीके से ये आपको पता हो कि अचेतन मन मतलब एकदम सोया हुआ दिमाग, और चेतन मन मतलब एकदम जागृत मस्तिष्क। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब सिगमंड फ्रायड, चूंकि हम उनकी थ्योरी की बात कर रहे हैं और हमारा व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो मूल रूप से हम व्यक्तित्व के गत्यात्मक मॉडल पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के गत्यात्मक मॉडल पर बात की, और आपको जानकारी हो, सिगमंड फ्रायड जिन्होंने व्यक्तित्व की संरचना के गत्यात्मक मॉडल पर बात की, बताना चाह रहा हूं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आप जो है वो दिमाग में रखिएगा। व्यक्तित्व की संरचना के गत्यात्मक मॉडल की अगर बात की जाए, तो उसमें व्यक्तित्व को 3 पहलुओं के द्वारा समझाया गया है। और व्यक्तित्व के वो 3 पहलू कौन से हैं? व्यक्तित्व के वो 3 पहलू है इदम, ईगो और सुपर ईगो। ध्यान दें, मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 पहलू बताए। कितने पहलू बताए? 3 पहलू। व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं, व्यक्तित्व के 3 पहलू होते हैं। और आपको जानकारी हो, व्यक्तित्व के 3 एस्पेक्ट होते हैं पर्सनालिटी के। ये 3 एस्पेक्ट कौन से हैं? एक इदम है। एक क्या है? इदम। इदम कहिए, चाहे इड कहिए, और चाहे इसको उपा अहम कहिए, और चाहे इसको अंग्रेजी में इड लिख दो। उसके बाद में आपको जानकारी हो, दूसरा है ईगो कह दो, या जिसको हम अहम कह दो, और अंग्रेजी के अंदर भी इसको ईगो लिख सकते हैं। और तीसरा जिसको मैं कह रहा हूं सुपर ईगो, सुपर ईगो, या जिसको हम कह रहे हैं परा अहम, परा अहम, और जिसको हम लिख सकते हैं सुपर ईगो। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, व्यक्तित्व के 3 पहलू है, इदम, ईगो और सुपर ईगो। बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और मुझे लगता है वो एग्जांपल अगर आपको समझ में आया तो आपको इद, ईगो और सुपर ईगो तीनों चीजें समझ में आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूं इद, ईगो और सुपर ईगो को समझाने के लिए। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही छोटा एग्जांपल है लेकिन बहुत ही गूढ़ एग्जांपल है। एक बच्चा है और उस बच्चे को विद्यालय के अंदर पड़ोसी बच्चे की ज्योमेट्री पसंद आती है। मान लो तीसरी चौथी का बच्चा है और उसको पड़ोसी बच्चे की ज्योमेट्री पसंद आती है, और वो उस ज्योमेट्री को अपने बैग में डाल देता है, मतलब चोरी कर देता है। अब आप एक चीज सोचिए कि वो बच्चा जब ज्योमेट्री को चुराता है, तब उसके मन में कोई विचार नहीं कि प्रिंसिपल साहब के पास शिकायत जाएगी, बैग चेक होगा, घर पे मेरे माँ बाप से कंप्लेन हो गई, माँ बाप मारेंगे, बेइज्जती होगी, पाप पुण्य, कोई विचार नहीं। मुझे चीज अच्छी लग रही है, मतलब मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए और किसी हालत में चाहिए। ये होता है इदम।
इदम की प्रवृत्ति बिल्कुल पशु प्रवृत्ति होती है, ढोरों की प्रवृत्ति होती है। आज कोई ढोर किसी के बैठी ठोकता है, मतलब ढोर किसी के सींग मारता है, क्या वो ढोर विचार करता है कि सींग सामने वाले के लगेगा? नहीं। जब ढोर किसी के सींग मारते समय, पशु किसी के सींग मारते समय अगर वो ये विचार नहीं करता कि सींग से सामने वाले के लग जाएगी, इसका मतलब उसको मतलब केवल किससे? खुद की खुशी से है। वो पशु किसी के सींग मारेगा, भैंटी मारेगा, तो सामने जिसके भैंटी लगेगी वो तो हॉस्पिटलाइज होने की नौबत भी आ सकती है, मर भी सकता है। लेकिन क्या ढोर के मन में कोई विचार होता है कि सामने वाले की भैंटी मारूंगा, सामने वाला मर जाएगा? नहीं होता है। तो सामने वाले के मतलब ढोरों की प्रवृत्ति का मतलब ही क्या, पशुओं की प्रवृत्ति का मतलब ही क्या है? जहां आपको खुद की खुशी चाहिए, आपको दूसरे से कोई सरोकार नहीं। आपको ध्यान हो, दुनिया के अंदर जितने यौन अपराध होते हैं, जितनी बलात्कार की घटनाएं होती है, जितनी काम वासनाओं की पूर्ति होती है, उसमें आमतौर पर यह इदम का नेचर हावी होता है। आपको ध्यान हो, यौन अपराधों के अंदर जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल क्राइम होते हैं, उसमें आमतौर पर जो अपराधी होता है वो अपनी कुछ पल की खुशी के लिए दूसरे की पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो ये विचार नहीं करता कि सामने वाले की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो ये विचार भी नहीं करता कि पकड़ा जाऊंगा तो जिंदगी भर जेल हो जाएगी। वो ये विचार भी नहीं करता कि इस दरिंदगी के कारण मुझे फांसी भी हो सकती है। वो ये विचार भी नहीं करता कि मेरे माँ बाप वो कितना तिल तिल रोएंगे कि उनके बच्चे ने इतना गलत काम किया। अब आप सोचिए, कुछ पल की खुशी के लिए सामने वाले की पूरी जिंदगी तबाह, और खुद के माँ बाप को भी जिंदगी भर रोने के लिए वो छोड़ देता है। ऐसे यौन अपराध करने वाले लोग, तो इसका मतलब उनके अंदर कौन सी टेंडेंसी हावी होती है? इदम। क्योंकि इदम का मतलब ही पशु प्रवृत्ति है, इदम का मतलब ही वर्तमान आनंद है, इदम का मतलब ही तात्कालिक सुख है। इदम का मतलब तो मुझे खुशी चाहिए, वो खुशी कैसे भी मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है खुशी कैसे मिलेगी, लेकिन खुशी चाहिए, मतलब चाहिए। ये है इदम। ईगो समझना हो वो भी बताता हूं। ईगो, अगर बच्चा ज्योमेट्री चोरी का विचार दिमाग में आए, लेकिन दूसरे ही पल विचार आए कि ज्योमेट्री चोरी तो कर रहा हूं, लेकिन चोरी करूंगा और ये अभी अगर इसको पता चला, ये टीचर को कहेगा, बात प्रिंसिपल तक जाएगी, पूरी क्लास की या स्कूल की सभी बच्चों की बैग चेक होगी, और ज्योमेट्री अगर मेरे बैग में मिली तो पहले तो यहां गुरुजी करेंगे दे धना धन धना धन धना धन, उसके बाद घर में माँ बाप करेंगे धना धन धना धन धना धन, और उसके बाद में दोस्त चढ़ाएंगे चोर 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 चोर। अगर यह विचार दिमाग में आता है कि इसका परिणाम क्या होगा, हो सकता है मुझे स्कूल से ही निकाल दे, हो सकता है पिताजी मुझे आज तो मां घर जाने पे खाना ही नहीं दे, हो सकता है मुझे गुरुजी पूरा दिन मुर्गा बना के रखे। अगर इस प्रकार के विचार आते हैं जिसमें हम परिणाम की चिंता करें, हम वास्तविकता पर विचार करें, हम क्या इफेक्ट हो रहा है वो चीज देखें, तो इसका मतलब आप कौन सी प्रवृत्ति में है? ईगो में है। तो आप ईगो में है। सुपर ईगो या परायम का मतलब देखो, एक बात, इदम में तात्कालिक सुख और पशु प्रवृत्ति की बात होती है। इदम के अंदर क्या होता है? तात्कालिक सुख चाहिए किसी भी तरीके से, और पशु प्रवृत्ति होती है इदम। इदम एक तरीके से मैं कहूंगा ये ढोरों वाला नेचर है, जहां आपको खुशी चाहिए वो खुशी किसी भी तरीके से मिले। लेकिन ईगो के अंदर आप वास्तविक परिणाम पर विचार करते हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं इससे क्या असर होने वाला है। जब आप वास्तविक परिणाम पर विचार करें तो आप ईगो में हैं। लेकिन जब आप ज्योमेट्री चुराने का विचार आए, लेकिन दूसरे ही पल विचार आए नहीं, चोरी करना तो महापाप है, इस जन्म में भगवान ने मुझे इतना प्यारा बच्चा बनाकर भेजा है, मनुष्य बनाकर भेजा है, अगले जन्म में कीड़ी मकोड़ा बना देगा। मैं बहुत सारे लोगों द्वारा जो है कीड़ी मकोड़ा बनकर बचता फिरूंगा, पैर पे किसी का पैर ना आ जाए। अगले जन्म में भगवान कोई पशु बना सकता है। मतलब तरह तरह का देवीय विचार आए, पाप पुण्य का विचार आए। जब पाप पुण्य और देवीयता का विचार आए तो आप समझ लीजिए कि पाप पुण्य का, नैतिकता का, आध्यात्मिक आस्था का, अगर इस प्रकार का कोई विचार आता है दिमाग के अंदर,
तो इसका मतलब ये सुपर ईगो, ये परा अहम है। ये क्या है? ये सुपर ईगो या परा अहम है। आपको जानकारी हो, इदम, ईगो और सुपर ईगो व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए गए? व्यक्तित्व के 3 पहलू विशेष रूप से बताए गए हैं, इदम, ईगो और सुपर ईगो। मैं एक एक करके, मैं एक एग्जांपल अभी आपको और दूंगा। मैंने एक एग्जांपल तो दिया कि भाई ज्योमेट्री चुरा रहा है, एक तो ये कि मैं चोरी करनी करनी है, ये इदम है, चाहे होगा वो देखा जाएगा। ईगो विचार करे कि ज्योमेट्री की चोरी पकड़ी गई तो धनाई होगी, मारेंगे, स्कूल से निकालेंगे, पिताजी भी मारेंगे, खाना भी नहीं मिलेगा शाम का, ये ईगो है। और अगर ये विचारा है कि चोरी करना महापाप है, भगवान कभी माफ नहीं करेगा, इस दुनिया में ईमानदार होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, आदर्श की बात, मूल्य की बात, तो फिर सुपर ईगो है। मैं एक एक करके इन तीनों टेंडेंसी पे बात करूं। अभी और एग्जांपल भी आपको दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इदम की बात करूं, इदम यानी इड, और आप इसे इदम या इड भी कह सकते हो, और इसे आप क्या कह सकते हैं? उपा अहम भी कह सकते हैं, इसे उपा अहम भी कह सकते हैं। आप इसे इदम कह दीजिए, आप इसे इड कह दीजिए, आप इसे उपा अहम कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। और अगर मैं इद की बात करूं, मैं इड की बात करूं, मैं उपा अहम की बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो इद है, आपको ध्यान हो, ये इद, ये तत्काल सुख, वर्तमान आनंद का सिद्धांत, अभी की अभी मुझे खुशी चाहिए, वो खुशी कैसे भी मिले, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, ये भाव आना चाहिए। ये भाव आए कि मुझे, आपको जानकारी हो, इदम का मतलब एकदम पशु प्रवृत्ति। मैं पशु प्रवृत्ति क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पशु को खुशी चाहिए, सुख चाहिए, और पशु को अगर सामने वाले को बैठी मारने में खुशी मिल रही है तो वो ये विचार नहीं करेगा कि सामने वाले की चोट लग जाएगी, वो तो बैठी मारेगा। तो यहां जो पशु प्रवृत्ति होती है वो आमतौर पर इदम के अंदर हम देखते हैं। आपको जानकारी हो, ये इदम की जो प्रवृत्ति होती है ना, इसमें वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास है। इस इदम का, इदम वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है। वर्तमान आनंद, प्रेजेंट प्लीजर, मुझे अभी खुशी कैसे मिल सकती है, अभी मेरी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, अभी मुझे सामने 1000 रुपए दिख रहे, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। सामने जैसे उदाहरण के तौर पर चोर जैसे चैन छीनने वाले होते हैं, सामने एक महिला के चैन पहनी हुई है गले में, अब वो, उसको पता है भरे बाजार में चैन चाहिए, मतलब चाहिए, लूंगा और दौड़ूंगा, होगा जो देखा जाएगा, मतलब वो परिणाम पर चिंता नहीं करते, उनको तो चाहिए, मतलब चाहिए। वर्तमान आनंद का सिद्धांत, आपको जानकारी हो, मैं कह सकता हूं तात्कालिक सुखी, तात्कालिक खुशी चाहिए, तात्कालिक सुख चाहिए। वो तात्कालिक खुशी उनको जिस चीज से मिलेगी वो उन्हें हर हालत में चाहिए, इसलिए ये इदम की प्रवृत्ति है। इदम की प्रवृत्ति को हम कह सकते हैं सुखेच्छा, सुख की इच्छा। आपको ध्यान हो, इदम की प्रवृत्ति जिसके पास में होती है उसको क्या होती है? सुखेच्छा होती है। उसको सुख चाहिए, उसको दुख नहीं, उसको तो अभी का अभी सुख चाहिए। लेकिन यह बात अलग है कि सुख की चाहत में जिंदगी भर के लिए दुख मिल जाता है, कई बार वो एक अलग मैटर है। लेकिन सुखेच्छा का मतलब सुख की चाहत ये होती है। आपको ध्यान हो, इदम का मतलब यही है कि मुझे किसी भी तरीके से खुशी चाहिए। मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि इदम को आमतौर पर हम अचेतन मन का स्वामी भी कह सकते हैं। इदम को हम अचेतन मन का स्वामी भी कह सकते हैं। अचेतन मन का स्वामी क्यों? क्योंकि हमारे अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छा है, जो छुपी हुई इच्छा है, वो पूरी होना चाहती है, वो इच्छाएं अपनी संतुष्टि चाहती है। जैसे मान लो बलात्कार करने वाला व्यक्ति है, उसके अचेतन मन में कहीं ना कहीं काम की इच्छा, सेक्सुअल जो फीलिंग है वो उसके दिमाग में छिपी हुई है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है और वो काम की भावना एकदम आउट हो जाती है, और उस व्यक्ति को यह विचार भी नहीं आता कि इस घटना से सामने वाली लड़की का, सामने वाली औरत की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। या फिर ये देखो, हालांकि वो उस लड़की का कसूर नहीं है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में यौन अपराध से पीड़ित अगर कोई महिला है तो उसको लोग तरह तरह के ताने मारते हैं।
तो कहने का मतलब उस आदमी के दिमाग में इतना विचार नहीं आता, और विचार नहीं आता तो वो काम अपराध को, यौन अपराध को जन्म दे देता है। वो ये भी नहीं सोच, चलो उस लड़की का या उस औरत का नहीं, लेकिन अपने खुद के मां बाप का भी विचार नहीं करता कि मेरे किए गए इस कृत्य से लोग मेरे मां बाप को कितना भला बुरा कहेंगे, और उनको उनके खून पर एक तरीके से गाली होगी, और अगर मुझे सजा मिलेगी तो मेरे मां बाप के लिए जिंदगी खराब हो जाएगी उनकी। ये विचार भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये अचेतन मन का स्वामी है। मतलब कहने का मतलब ये सारा जो चीजें होती है ना, ये किस टेंडेंसी के कारण होती है? ये इदम की टेंडेंसी के कारण होती है। मैं बताना चाह रहा हूं, अचेतन मन का स्वामी कहते हैं, और आपको जानकारी हो, अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं, जो इच्छाएं अचेतन मन में दबी हुई है, जो इच्छाएं अचेतन मन में छुपी हुई है, वो इच्छाएं पूरा होना चाहती है, वो इच्छाएं अपनी संतुष्टि चाहती है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें। अचेतन मन के अंदर दबी हुई इच्छाएं या अचेतन मन के अंदर छुपी हुई इच्छाएं अपनी संतुष्टि चाहती है, और जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अपराधों को जन्म दे देता है। और आपको ध्यान हो, ये इदम की टेंडेंसी में होता है। जहां ईगो होगा ना, वहां आदमी विचार कर लेगा कि ये गलत काम करने से इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इदम में कोई रिजल्ट पे भरोसा नहीं। आपको ध्यान हो, इदम के अंदर आदमी वास्तविकता पर विचार नहीं करता कि वास्तविक परिणाम क्या होगा, यानी वास्तविकता पर विचार नहीं करता कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम बुरा हो सकता है। मैं एक बात और बताऊं, इदम को हम अचेतन मन का स्वामी कहते हैं। इदम के अंदर व्यक्ति तत्काल सुख चाहता है। इदम की प्रवृत्ति में व्यक्ति को क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका कोई ध्यान नहीं है। मतलब उचित या अनुचित पर का ध्यान ही नहीं है, तभी तो गलत काम कर रहा है। उचित या अनुचित इसका कोई ध्यान इदम की प्रवृत्ति के अंदर व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है। व्यक्ति का कोई मतलब नहीं, गलत क्या है सही क्या है। आपको जानकारी हो, अगर हम जीवन के अंदर बात करें, देखो जीवन के अंदर बात करें तो निश्चित रूप से जितने भी अपराध होते हैं, देखो केवल यौन अपराध ही नहीं, कोई आदमी बैंक में डाका डालता है, बैंक में डाका डालता है, वो उसको पैसे से मतलब है, उसको इस बात से विचार नहीं कि डाका डालूंगा बैंक से, ये गलत नहीं है, ये गलत है, ये लीगल नहीं है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे माँ बाप परेशान होंगे, मैं परेशान होऊंगा, जेल में डाला जाऊंगा। जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके अंदर आमतौर पर कौन सी टेंडेंसी होती है? मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जितने भी यौन अपराध होते हैं, और केवल यौन अपराध ही नहीं, दूसरे अपराध भी, देखो यौन अपराधों में विशेष रूप से ये बात एकदम कर रहा हूं, क्योंकि यौन अपराध जितने भी होते हैं ना, उसमें व्यक्ति के मन में तात्कालिक सुख का ही विचार आता है कि मुझे अभी यह चीज मिल सकती है, लेकिन वो ये विचार नहीं करता कि बाद में इसका परिणाम क्या होगा। तो इसीलिए वो इदम के चक्कर में अपराध कर बैठता है। आपको ध्यान हो, यौन अपराध या अन्य जो भी अपराध होते हैं, उन अपराधों का कारण, यौन अपराध या अन्य जो भी अपराध होते हैं, उन अपराधों का कारण अगर कोई टेंडेंसी होती है तो आमतौर पर वो कौन सी टेंडेंसी होती है? वो इदम की टेंडेंसी होती है। और आपको ध्यान हो, जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं तो विकास की अवस्थाओं के अंदर शेषवावस्था होती है ना, छोटी अवस्था कह दो। आपको ध्यान हो, इदम की प्रवृत्ति जन्म के बाद अगर सबसे पहले कोई प्रवृत्ति विकसित होगी तो सीधी सी बात है, जन्म से यह प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको पता ही है नैतिकता का अभाव होता है, और छोटे बच्चों को तो जिद पूरी होनी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, आप कभी गौर करिएगा, आपके घर में एक छोटा बच्चा है और आप कभी पब्लिक पार्क में घूमने के लिए गए, आपका बच्चा तो उसके पास में बच्चों वाली साइकिल नहीं, आप तो बच्चे को लेकर गए अपनी बाइक पे या अपनी कार में, लेकिन एक दूसरा बच्चा वहां पर खेल रहा है पार्क में, और उसके पास में बढ़िया साइकिल है जिसके ऊपर बैठा है, वो कार वाली साइकिल आती है ना जो ग्रास के ऊपर वो चल रहा है बच्चा। आपके घर का बच्चा है, वो भी पार्क में टहलते टहलते उसको सामने वाले की साइकिल पे मन आ गया, और उसने क्या किया, वहां जाकर उस बच्चे को नीचे उतारा, और अगर थोड़ा बहुत दम है तो, और खुद जाकर बैठ गया। ये नहीं सोचेगा कि साइकिल उसकी है, और ये भी नहीं सोचेगा कि उसको गिराऊंगा तो उसके लग जाएगी, भग जाएगी। छोटे बच्चे आमतौर पे, इसीलिए छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको खुद की खुशी चाहिए होती है। छोटे बच्चों में आमतौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जन्म से प्रवृत्ति लिख दो या ये लिख दो कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सर्वप्रथम अगर कोई प्रवृत्ति विकसित होती है
तो वो कौन सी प्रवृत्ति विकसित होती है? वो इदम की प्रवृत्ति विकसित होती है। शिशुओं के अंदर आपको ध्यान हो, इन्फेंट कंडीशन में, शिशुओं में कह दो या शेषावस्था में कह दो, शेषावस्था के अंदर आमतौर पर कौन सी प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है? शेषावस्था के अंदर इदम प्रवृत्ति का बाहुल्य देखने को मिलता है। ठीक है, इदम प्रवृत्ति ही आपको जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं कि शेषावस्था के अंदर जब आप विचार करेंगे तो शेषावस्था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें नैतिकता नाम की कोई चीज होती नहीं, और छोटे बच्चों को तो एक ही चीज से मतलब होता है, छोटे बच्चों को तो खुद की खुशी चाहिए होती है। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आमतौर पर नौनिहाल शिशु, उनको बस मुझे कैसे मिल सकता है साइकिल। घर में दो छोटे भाई होते हैं, ठीक है ना, दो छोटे भाई होते हैं, दो में से मान लो एक के पास में आप एक के लिए एक खिलौना लेके आ गए, दूसरे के लिए दूसरा खिलौना लेके आ गए, मगर एक बच्चे को अपना खिलौना नहीं दूसरे का खिलौना पसंद है, तो वो लड़ झगड़ के उससे वो खिलौना लेगा, और आपका झगड़ा तभी शांत होगा जब आप दूसरे बच्चे को भी जाके वही खिलौना दिला के आओगे। तो कहने का मतलब छोटे बच्चों में टेंडेंसी कैसी होती है? इदम की टेंडेंसी होती है। और आपको ध्यान हो, आमतौर पर जैसे मैं ये कहूं कि खाओ पियो मौज करो, वो वाला जो नेचर है वो इदम का नेचर है, इसमें वास्तविकता पर कोई विचार नहीं है। खाओ पियो मौज करो वाली टेंडेंसी भी हम इसके अंदर इदम के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की टेंडेंसी होती है, और सबसे पहले जन्म के बाद में ये प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती है। आमतौर पर जितने भी अपराध है, वो अपराधों का कारण भी जो टेंडेंसी होती है वो कौन सी टेंडेंसी होती है? वो इदम की टेंडेंसी होती है। ये पशु प्रवृत्ति है, इसमें वर्तमान आनंद पर भरोसा होता है, इसमें अचेतन मन के अंदर छुपी हुई इच्छा अपनी क्या चाहती है? संतुष्टि चाहती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आमतौर पर इस प्रकार की टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की टेंडेंसी को हम कहेंगे इदम की टेंडेंसी। इसको हम क्या कहेंगे? इदम की टेंडेंसी। आपको ध्यान हो, जैसे उदाहरण के तौर पर एक टेंडेंसी, जैसे हमने इदम की बात की है, वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक और प्रवृत्ति है जिसको हम कहेंगे ईगो। जिसको हम क्या कहेंगे? ईगो। आप इसे ईगो कह सकते हैं, आप इसे अहम कह सकते हैं, और आप जानकारी हो, ईगो कहिए चाहे इसे अहम कहिए। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे जन्म के बाद सबसे पहले तो इदम की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इदम के बाद में फिर बाल्यावस्था के आते आते हमारे को ईगो की प्रवृत्ति भी बच्चों में देखने को मिल सकती है। ईगो की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि ईगो की प्रवृत्ति में, जैसे मैंने कहा, बच्चा ज्योमेट्री, सामने वाले एक बच्चे को दूसरे बच्चे की ज्योमेट्री अच्छी तो लग रही है, चोरी का विचार भी आया दिमाग में, लेकिन दूसरे ही पल विचार आया कि चोरी करूंगा, गुरुजी को पता चलेगा, प्रिंसिपल साहब तक बात जाएगी, पूरी स्कूल की बैग चेक होगी, मेरी बैग के अंदर ज्योमेट्री मिलेगी तो मेरे को यहाँ पे धुनाई होगी, फिर घर पे धुनाई होगी, शाम का खाना नहीं मिलेगा, दोस्त भी चिढ़ाएंगे। ये वास्तविकता पर जब विचार आता है तो इसका मतलब ये कौन सी टेंडेंसी है? ये ईगो है। ध्यान देना, ईगो वास्तविकता सिद्धांत में विश्वास है। इदम में वर्तमान आनंद था, लेकिन यहां वास्तविकता के सिद्धांत में विश्वास है। यहां फेथ हमारा, यहां बिलीफ हमारा क्या है कि इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा, वो हम विचार आमतौर पर करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग परिणाम की चिंता करते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम क्या होगा, उस कार्य के परिणाम की चिंता हम लोग इस टेंडेंसी में, इस ईगो की टेंडेंसी के अंदर करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ईगो का मतलब है हकीकत पर विचार, वास्तविकता पर विचार। और मेरा मत या फिर मनोवैज्ञानिकों का मत कहूं तो यही है कि इदम बिल्कुल खराब है, तो सुपर ईगो है ना, जिसमें हम नैतिकता, देवीयता, परमात्मा, पाप, पुण्य, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? वो है ईगो। आपको ध्यान हो, नियम विरुद्ध क्रियाएं जितनी भी हो रही है उनको रोकने की क्रियात्मक इकाई ईगो है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन विचार आता है चोरी करते ही सजा होगी, मतलब नियम के विरुद्ध कोई भी क्रिया है उसको रोकने की क्रियात्मक इकाई हम किसको मान सकते हैं? ईगो को मान सकते हैं। तो कानून सम्मत जो बात होगी ना,
नियम की बात जब भी होगी तो आप समझ लीजिए कि वहां ईगो की बात हो रही है। नियम विरुद्ध क्रियाओं को रोकने की क्रियात्मक इकाई अगर किसी को माना जाए तो हम इसको ईगो को मान सकते हैं। देखो यहां पर नियमों में कानून, नियम, इन चीजों पर भरोसा करना है। आपको जानकारी हो, हम लोग इदम को अचेतन मन का स्वामी कहते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का चेतन या विचारशील भाग अगर कोई है, यानी व्यक्तित्व का अगर कोई भाग जिसको हम चेतन भाग कह सकते हैं, जिसको हम व्यक्तित्व का विचारशील भाग कह सकते हैं, तो हम व्यक्तित्व का विचारशील भाग या चेतन भाग किसे कहेंगे? हम ईगो को कहेंगे। या बिल्कुल व्यक्ति जागृत अवस्था में विचार करता है। जैसे मैंने कहा यौन अपराध इदम के कारण होते हैं, लेकिन अगर ईगो दिमाग में आ जाए तो यौन अपराध होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुरंत विचार आएगा कि यौन अपराध की सजा भयंकर होती है, मां बाप भी जिंदगी भर परेशान होंगे और सामने वाली लड़की या उसकी औरत की जिंदगी भी खराब होगी, और यह विचार आया, यौन अपराध नहीं होगा। तो ईगो नियम विरुद्ध क्रियाओं को रोकने की क्रियात्मक इकाई है। मैं बताना चाह रहा हूं चेतन या विचारशील भाग भी हम इसको कह सकते हैं। और जब ईगो की बात करते हैं, इसका मतलब आपके मन की चेतना सक्रिय है, आप बुद्धि से काम लेते हैं, आप तर्क संगत बात करते हैं, तर्कना से बात करते हैं। आपको जानकारी हो, आपका विवेक, मतलब विवेक है, बुद्धि है, तर्कना है, ये सारे घटक ईगो प्रवृत्ति के विकास के अंदर प्रभावी होते हैं। ईगो का मतलब है वास्तविकता में विचार करो। विचार करने का काम कौन करेगा? दिमाग करेगा। तो दिमाग करेगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो आमतौर पे अपराधी होते हैं ना, उनका हम कहते हैं ना कि इसका दिमाग ही खराब, मेंटल इंबैलेंस। लेकिन जिनका ईगो हावी है, जिनका ईगो मजबूत है, इसका मतलब उनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। मैंने यहां पे बुद्धि लिखा, तर्क लिखा, विवेक लिखा, चिंतन लिखा। इसका मतलब मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आमतौर पर कोई भी कार्य करने से पहले अगर व्यक्ति संज्ञानपरक निर्णय करे, संज्ञानपरक निर्णय, कॉग्निटिव डिसीजन, सोच समझकर निर्णय, ज्ञान के आधार पर निर्णय, बुद्धि के आधार पर निर्णय, तर्क के आधार पर निर्णय, तो व्यक्ति अपराध करेगा ही नहीं, गलत काम करेगा ही नहीं। इसका मतलब संज्ञानपरक निर्णय जो किए जाते हैं वो इस ईगो की टेंडेंसी के अंदर किए जाते हैं। आपको जानकारी हो, जब ईगो की बात कर रहे हैं तो ईगो के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ईगो के अंदर हमारी इच्छाएं और हमारी वास्तविकता है, उनके बीच में एक बैलेंस बिठाते हैं। मतलब हम उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे जिससे किसी का अहित नहीं हो, जिससे हमारा अहित नहीं हो। ठीक है, हम उस कार्य को करना चाहेंगे जिससे हमारा और हमारे परिवार का नुकसान नहीं हो, जिससे हमें कोई इलीगल, हमारे पे कोई आरोप ना लगे, हमें कोई सजा ना हो। तो हम लोग किस पे विचार करते हैं? ईगो पे विचार करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि आमतौर पर जब ईगो की बात होती है, इसका मतलब हमारी इच्छाओं और हमारी वास्तविकता दोनों के बीच में, मतलब हकीकत में वो, जैसे मान लो मेरी इच्छा तो है कि मुकेश अंबानी जैसा बंगला मेरे पास होना चाहिए, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मुकेश अंबानी जैसा बंगला मेरे पास हो। मुकेश अंबानी जैसा बंगला मेरे पास तभी हो सकता है अगर मेरा व्यापार सेटल नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं और उतना सारा पैसा चाहिए, तो वो उसके लिए मुझे क्राइम करना पड़ेगा। विचार आता है नहीं, वो अपने बस की बात नहीं है। लेकिन वो चीज जो हमारे बस की बात है उसको हम हासिल करने का प्रयास करते हैं, यानी हम वास्तविकता पर विचार करते हैं। तो इच्छाओं और वास्तविकता के मध्य एक प्रकार के संतुलन को बिठाने की कोशिश ये ईगो के अंदर की जाती है। ईगो के अंदर हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, ढेरों इच्छाएं जो अचेतन मन में छुपी हुई है। अगर हम उन इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे मौका मिलने पर, जिसका वास्तविक परिणाम बुरा ना हो, जिसका परिणाम बुरा होगा, हम उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर संज्ञान परक निर्णय करके कोई कार्य करो। नियम विरुद्ध क्रियाओं को रोकने की क्रियात्मक इकाई कह दूं, मैं बताना चाहूंगा इदम, आपको जानकारी हो, इदम जो है ना, उसका संबंध हमारी मूल प्रवृत्ति से, हमें खुशी चाहिए, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। इदम में हमें, आपको जानकारी हो, यहां एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इदम का संबंध मूल प्रवृत्ति से है। मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है? खुशी चाहिए। लेकिन ईगो का संबंध दिमाग से है, चेतना से है, कॉन्शियसनेस।
ईगो का संबंध मूल प्रवृत्ति से है, जबकि ईगो का संबंध किससे है? इदम का संबंध मूल प्रवृत्ति से है, जबकि ईगो का संबंध चेतना, विवेक, तर्क, संज्ञान से है। चेतना कह दो, विवेक कह दो, तर्क कह दो, संज्ञान मतलब जानना, जानकारी, ज्ञान, आपको जानकारी हो, इन सबसे ईगो का संबंध है। तो इदम का संबंध तो हमारी मूल प्रवृत्ति से, हमारी मूल प्रवृत्ति तो हमेशा चाहती है खुश रहना, लेकिन तभी दिमाग से निर्णय करते हैं कि ये खुशी मिलेगी, लेकिन इस खुशी के परिणाम बुरे हो सकते, तो हमें लगता है ये खुशी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ईगो के अंतर्गत हम इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच में एक बैलेंस को बिठाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे व्यक्तित्व का चेतन या विचारशील भाग भी हम इसको मान सकते हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि ना, तो देखो इदम तो वैसे ही खराब है, पशु प्रवृत्ति है। ईगो और सुपर ईगो में भी ईगो बढ़िया है। आप अगर देवीयता और पुण्यता की बात करो ना, तो जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी में वास्तविक कई बार जिंदगी में गलत काम भी करने पड़ते अगर हमारा अहित नहीं हो। मैं सुपर ईगो समझाने से पहले आपको एक बात कह दूं कि सबसे संतुलित व्यक्तित्व कौन सा है जिसमें ईगो मजबूत होता है। सबसे संतुलित व्यक्तित्व हम उसे मानेंगे। देखो मेरी नजर में या मनोवैज्ञानिकों की नजर में ना तो इदम वाला व्यक्तित्व मजबूत है, न सुपर ईगो वाला। सबसे संतुलित व्यक्तित्व वही होता है जिस व्यक्ति का ईगो या अहम मजबूत है। ईगो या अहम मजबूत है ना, तो वो व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, ना तो गलत काम करेगा क्योंकि गलत काम करने पर अपराध होगा, सजा मिलेगी, और ना ही पुण्य के चक्कर में एकदम आदर्श बनकर बैठा रहेगा। कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है ना, जैसे पुलिस का कांस्टेबल हेलमेट नहीं पहना हुआ रास्ते में पकड़ लिया, तो चालान बचाने के लिए कुछ न कुछ हम बहाना भी ढूंढते ही है। अगर आप वहां पर आदर्श की बात करो तो 500 रुपए का जूत लगेगा, वो अलग बात है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे लगता है इदम ईगो और सुपर ईगो को समझाने के लिए मेरे जहन में एक एग्जाम्पल आ रहा है, और वो एग्जाम्पल मुझे आपको देना चाहिए, बताना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो आपकी परीक्षा है, रीट, सीटेट, सुपरटेट, आप जिसके भी स्टूडेंट है, मैं बताना चाह रहा हूं आपका पेपर, और पेपर करने के लिए आप एग्जाम हॉल में गए, कमरे में बैठे हैं, पेपर कर रहे हैं। पेपर करते समय एक बच्चा तो ऐसा है जिसके दिमाग में मैं तो नकल करूंगा ही, मैं तो नकल करूंगा ही, सामने वाले टीचर का जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब आप बताइए, सामने वाला, मुझे टीचर बार बार मना कर रहा है, मैं पास वाले के देख रहा हूं, टीचर ने मुझे रोका, मैंने सामने वाले का पेपर ले लिया, क्या करेगा टीचर? टीचर परेशान होगा, सीधा केंद्र अधीक्षक को बुलाएगा, मुझे पुलिस वाले घसीटते हुए बाहर ले जाएंगे और मेरा पेपर भी जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एग्जाम हॉल में इदम की प्रवृत्ति आ गई थी, और उस इदम की प्रवृत्ति में मैंने सामने वाले टीचर को धमकी भी दे दी, मेरे करना है वो करूंगा, और तूने ज्यादा बोला ना, एग्जाम हॉल के बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तेरे को गुंडों से ऐसा पिटवाऊंगा, जिंदगी भर याद करेगा। ये टेंडेंसी कैसी है? ये इदम की टेंडेंसी, ये इदम की टेंडेंसी है, ये इदम की टेंडेंसी है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता पर विचार नहीं कर रहा है। एक लड़का है एग्जाम हॉल में बैठा है, टीचर किसी कारण से क्लास से बाहर गया, मुझे मौका मिला मैं पास वाले से 4 सवाल पूछ सकूं ऑब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में विचार है नहीं पूछूंगा, नकल करना पाप है, महापाप है। सिलेक्शन होना है तो बिना नकल के ईमानदारी से होगा, और नकल करके अगर मैं सेलेक्ट हो भी गया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, अगले जन्म में कहीं कीड़ा मकोड़ा बना हुआ फिरता रहूंगा, मेरा मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। अगर ये विचार आ जाए तो ये सुपर ईगो है। अब आप मुझे बताइए, क्या इदम वाला विचार बढ़िया था, क्या सुपर ईगो वाला विचार बढ़िया है? मुझे लगता है ये दोनों ही बढ़िया नहीं है। देखो मैं प्रैक्टिकल बात, ये टॉपिक समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लो टीचर किसी काम से, ना तो मेरा इदम, देखो मैंने इदम की टेंडेंसी भी नहीं है, इदम की टेंडेंसी में तो लोग पेपर आउट करवा देते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो परीक्षा से भी डिबार होते हैं और जिंदगी भर जेल में सड़ते रहते हैं। अगर हमारे कानून कड़क है तो जिंदगी भर सड़ते रहेंगे। तो कहने का मतलब वो तो इदम वाले हैं।
लेकिन सुपर ईगो वाले तो मौका मिले तो भी बिल्कुल नहीं देखते पास वाले के, वो तो देवता आदमी है, देवता आदमियों का कभी भला इस दुनिया में होता नहीं, क्योंकि देवता आदमियों की जरूरत धरती पे है ही नहीं, उनकी जरूरत तो आसमान में है। लेकिन एक व्यक्ति प्रैक्टिकल है, टीचर आगे खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, सीधा अपनी कॉपी में ध्यान है, लेकिन यूं नजर, यूं यूं यूं, और टीचर जैसे ही क्लासरूम से बाहर गया, बता बता फटाफट बता, फटाफट बता, हाँ देखा एक का है, अच्छा एक का है, ठीक, अरे हूं तन पचा बताइला, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, तू मेरे को बता, ऐसे करके 4 और जैसे सर हरे सर हरे। ये कैसा है? ये ईगो है। मतलब टीचर बैठा था तब तक मैंने नकल की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है माहौल बिगड़ेगा, लेकिन टीचर बाहर गया, मौका मिला, मुझे लगता है, और नकल में लाया नहीं हूं, क्योंकि नकल लाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा तो भी गड़बड़ है, और पेपर आउट करना वो तो बिल्कुल ही दम में है, क्योंकि उसमें तो कभी भी पकड़े जा सकते हो, पर मौका मिला, मैंने फायदा उठा लिया। ये ईगो है, क्योंकि मैं यहां पर आदर्श भी नहीं हूं, लेकिन मैं पशु भी नहीं हूं। इसलिए यह प्रवृत्ति जिसमें जिस व्यक्ति का ईगो या अहम मजबूत होता है, ठीक है ना, ये टीचर के बाहर जाने पे मौके का फायदा उठा लिया, लेकिन टीचर बाहर आया, सतर्क हो गए, ये ईगो वाले लोग हैं। और टीचर बैठा है और उसको धमकाने वाले, ये इदम वाले लोग हैं। टीचर बाहर है फिर भी नकल नहीं करूंगा, ये सुपर ईगो वाले लोग। तो सबसे मजबूत पर्सनैलिटी कौन सी होती है? जिस व्यक्ति का ईगो मजबूत होता है, जिस व्यक्ति का अहम मजबूत होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी तरीके से एक तीसरी टेंडेंसी भी आती है, जिसको मैं समझा तो चुका ही हूं, लेकिन कुछ बातें उसके ऊपर भी हमें लिख लेनी चाहिए। सुपर ईगो और सुपर ईगो, या जिसको हम कहते हैं परा अहम, सुपर ईगो या जिसको हम क्या कहते हैं, परा अहम। मैं बताना चाह रहा हूं इस सुपर ईगो के संदर्भ में, सुपर ईगो का मतलब बिल्कुल नैतिकता। ध्यान दें, सुपर ईगो का मतलब बिल्कुल नैतिकता, बिल्कुल आदर्शवाद, मूल्य। जैसे टीचर क्लास में ही नहीं, फिर भी मैं तो एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, कोई मेरे को पूछ रहा तो भी कहता हूं नहीं नहीं, नकल करना महापाप है। आपको ध्यान हो, ऐसे व्यक्ति देवीय शक्तियों पर भरोसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए, जिनका अध्यात्म इतना हाई है कि उनको बिल्कुल भी गलत काम पसंद नहीं है, तो देवीय शक्ति में विश्वास करने वाले लोग। देवीय शक्ति में वैसे तो सारे ही विश्वास करते, पर इनकी देवीय शक्ति कुछ ज्यादा ही होती है। और आपको ध्यान हो, जब मैंने आदर्शवाद की बात की है, इसका मतलब आदर्श या मूल्य, जो हमेशा क्या कहते हैं, यह करो यह ना करो, सत्य बोलो, ईमानदार बनो, चोरी ना करो, गलत काम ना करो, ये जो आदर्श की बात है ना, यह करो यह ना करो, ये कौन सी टेंडेंसी की मूल भावना है? तो ये सुपर ईगो की मूल भावना है कि यह करो यह ना करो, यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो, हिंसा कभी मत करो, चोरी कभी मत करो, दूसरों का सहयोग सदैव करो। ये आदर्श की बातें सारी इस सुपर ईगो में आती है। और इसीलिए हम सुपर ईगो को नैतिक मन का द्योतक मान सकते हैं। इसे हम किसका द्योतक मान सकते हैं? सुपर ईगो को नैतिक मन का द्योतक माना जा सकता है। आपको जानकारी हो, नैतिकता, आदर्शवाद, देवी शक्ति, ये करो ये ना करो, ये सारी बातें जो होती है ना, ये सुपर ईगो के अंदर होती है। और मुझे लगता है इदम और सुपर ईगो की तुलना में बेस्ट एंड प्रैक्टिकल जो चीज है, वो अपने आप में, आपको जानकारी हो, वो सुपर ईगो की बात होती है। आपको मैं एक चीज और यहां पर मनोविश्लेषण बात सिद्धांत की बात कर रहा हूं, और मैं बात मिस्टर सिगमंड फ्रायड की बात कर रहा हूं। तो इदम ईगो और सुपर ईगो तो अब आपको समझ में आया होगा। इदम का मतलब एकदम ढोरों वाली प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति। ईगो का मतलब वास्तविकता, और सुपर ईगो का मतलब आदर्शवाद, नैतिकता, देवीयता, ये करो ये ना करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये वाली बात है। लेकिन बात सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणवाद की हो रही है, तो मैं मनोविश्लेषणवाद में व्यक्तित्व की गतिकी के अंदर, आपको जानकारी हो, हम मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद पढ़ रहे हैं। और इसमें अगर व्यक्तित्व की जो गत्यात्मक मॉडल पढ़े या व्यक्तित्व की गतिकी की बात करें,
तो मैं यहां पर व्यक्तित्व की गतिकी के अंतर्गत या व्यक्तित्व के इस, जैसे अभी अपन ने गत्यात्मक मॉडल पढ़ा ना, इदम ईगो सुपर ईगो, हम इसके तहत ही व्यक्ति की दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात भी करना चाहेंगे, जिसकी तरफ मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो है मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने बताई, एक होती है इरोज और एक होती है थैनाटोस। आपको ध्यान हो, एक मूल प्रवृत्ति है जिसे कहते हैं इरोज और दूसरी मूल प्रवृत्ति है जिसको कहते हैं थैनाटोस। इरोज क्या है? इरोज वास्तव में जीविशा है, जीविशा। आपको जानकारी हो, इरोज मतलब जीविशा, जीवनदायी प्रवृत्ति, जीवनदायी प्रवृत्ति, विकास की ओर बढ़ना, जीवनदायी प्रवृत्ति कह दो, विकास की। हालांकि ये जो है ना इरोज और थैनाटोस, इस पर विकास का चैप्टर के जो लेक्चर है उसमें विस्तृत बात है, लेकिन यहां पर केवल जानकारी के लिए, क्योंकि मैंने बात की है ना, इसीलिए आपको साथ में बता देता हूं। इरोज या जीविशा या इसको हम कह सकते हैं सृजन की प्रवृत्ति, निर्माण की प्रवृत्ति आप कह दो, ठीक है ना, जो समाज के हित की तरफ हमें ले जाता है, ये हम लोग इसको कह सकते हैं इरोज की प्रवृत्ति। इसको हम क्या कह सकते हैं? इरोज की प्रवृत्ति। और आपको जानकारी हो, दूसरी जो प्रवृत्ति है थैनाटोस, इसको हम कह सकते हैं मृत्युदायी प्रवृत्ति। ये क्या है? ये मृत्युदायी प्रवृत्ति है, विनाश की प्रवृत्ति है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, वो विकास की तरफ भी ले जाती है, उसमें एक वो प्रवृत्ति होती है जो उसको पतन की तरफ भी ले जाती है। जीविशा की प्रवृत्ति होती है जो उसे आगे की ओर ले जाती है। मुमूर्षा की प्रवृत्ति जो होती है वो उसे, आपको जानकारी हो, मुमूर्षा की जो प्रवृत्ति है, मृत्युदायी जो प्रवृत्ति है, मैं बताना चाहूंगा, मुमूर्षा की जो प्रवृत्ति है, मृत्युदायी जो प्रवृत्ति है, वो उसे कहां ले जाती है? वो उसे विध्वंस की ओर ले जाती है, वो उसे विध्वंस की ओर, विनाश की ओर ले जाती है। विनाश या विध्वंस की ओर, पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति हमारे व्यक्तित्व का जो भाग है, जो मूल प्रवृत्ति है, वो कौन सी प्रवृत्ति है? वो थैनाटोस है। तो दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की तरफ भी मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, सिगमंड फ्रायड का इरोज और थैनाटोस है, इस पर हम विस्तृत चर्चा हमारे कौन से लेक्चर में? विकास के चैप्टर के अंदर। यहां केवल मैंने दो बातें जरूर कर ली है कि इरोज और थैनाटोस मूल प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। और इसके अलावा जब विकास का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैं वहां पर लिबिडो पर भी ले जाऊंगा। लिबिडो भी सिगमंड फ्रायड ने एक शब्द यूज किया था, लिबिडो का मतलब है काम भावना। देखो, लिबिडो भी हमारे व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता है, लिबिडो भी हमारे व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता है। जब हम विकास का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो विकास के चैप्टर के अंदर जब हम शैशवावस्था पढ़ते हैं, बाल्यावस्था पढ़ते हैं, किशोरावस्था पढ़ते हैं, तो किशोरावस्था में हम कहते हैं किशोरावस्था के अंदर काम भावना पाई जाती है, शैशवावस्था में भी काम भावना होती है, बाल्यावस्था में काम भावना प्रसुप्त हो जाती है। तो वो जो काम भावना है उसको लिबिडो कहते हैं। और शैशवावस्था में आमतौर पर बच्चे का खुद के प्रति जो प्रेम होता है, या किशोरावस्था में भी ये नार्सिसिज्म पाया जाता है। आपने देखा होगा किशोरावस्था में लड़के आमतौर पर जैसे बाइक से उतरेगा, बाइक का कांच देखेगा, अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि खुद के प्रति जो आकर्षण, खुद को भी अच्छा बनाने की कोशिश, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो ताकि लोग मेरे प्रति अट्रैक्ट हो। तो इसी लिबिडो यानी विषम लिंगी के प्रति जो आकर्षण या काम भावना, उसके कारण व्यक्ति खुद को भी आकर्षित बनाने की कोशिश करता है, जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं, स्वमोह कहते हैं। स्वमोह कह दीजिए या खुद के प्रति प्रेम कह दीजिए, जिसको ये जो लिबिडो और नार्सिसिज्म जो वर्ड है ना, ये भी मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने यूज किया। हालांकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, इरोज पर, थैनाटोस पर, लिबिडो पर और नार्सिसिज्म पर विस्तृत चर्चा विकास के अध्याय के अंदर होने वाली है, या विकास के अध्याय के जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये सारी चर्चा आपको विकास के चैप्टर में मिलेगी। तो कहने का मतलब, इस तरीके से हमने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत को पढ़ने की कोशिश इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको व्यक्तित्व का ये सिद्धांत, जिसके अंदर इदम की बात है, जिसमें ईगो की बात है, जिसमें सुपर ईगो की बात है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा।
इदम ईगो और सुपर ईगो की बात, जो बात किसने करी थी, जो बात हमारे मशहूर विद्वान मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने करी थी। तो निश्चित रूप से ये इदम ईगो और सुपर ईगो का आपको बहुत अच्छे से सिद्धांत समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, एक चूंकि मैं ये चैप्टर ले रहा हूं तो यहां पर एक चीज और आपसे डिस्कस कर लूं, ठीक है, और वो चीज है व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत। व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन का, ठीक है। व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। बहुत सिंपल है और 2-4 लाइन का ही है, इसलिए मैं इसी चैप्टर के साथ, इसी वीडियो लेक्चर के साथ इसकी बात करना चाह रहा हूं। व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत, वैसे अधिगम में भी तो आप पढ़ते हो ना क्षेत्रीय सिद्धांत या वातावरण सिद्धांत, वही व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत जिसकी चर्चा किसने की? व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत जिसकी चर्चा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने करी। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, देखो गेस्टाल्टवाद जिस पर विस्तृत चर्चा अधिगम के चैप्टर में। अधिगम का जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वहां पर वर्दाइमर, कोहलर, कॉफका, कुर्ट लेविन जैसे बहुत सारे गेस्टाल्टवादियों को हम पढ़ते हैं। ये जर्मनी से निकला हुआ मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जिसको हम गेस्टाल्टवाद कहते हैं, और ऐसे ही एक गेस्टाल्टवादी थे कुर्ट लेविन। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत क्या कहता है। व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत यह कहता है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, और वातावरण में हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में परेशानियां आती है, बाधाएं आती है, उन बाधाओं का सामना करते हैं और लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य को तय करना, बाधाओं का आना, बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना, और इस पूरे प्रयास के अंदर प्राणी और वातावरण के बीच में जो संघर्ष होता है, उसी संघर्ष से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निखर कर सामने आता है। उसी से जैसे देखो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, शुरू से लेके ऐसा तो नहीं है जैसा आज मेरा अनुभव है, आज से 15 साल पहले भी वैसा रहा होगा। धीरे धीरे अनुभव आए, परिस्थितियां आई, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई, परिस्थितियों से संघर्ष हुआ, और संघर्ष से निखर कर और व्यक्ति जब लगातार मेहनत करता रहता है। मैं कई बार कहता हूं हमारा जिंदगी जो है ना, ये चलती का नाम है, पड़ी का नाम खटाला है। हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, लक्ष्य चुनते हैं, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, सफलताएं भी मिलती है और असफलताएं भी मिलती है, आपको ध्यान हो, लेकिन असफलताओं से घबराते नहीं है। हमारे शरीर का हर ऑर्गन, हमारा आज हृदय है 24 आवर्स, आपको ध्यान हो 24 आवर्स दिन में 24 घंटे हमारा हृदय काम करता है, हफ्ता भर काम करता है, महीना भर काम करता है, 365 दिन काम करता है, इसलिए हम जीवित हैं। और हमारा हृदय अगर एक पल के लिए भी धड़कना बंद हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाएगी। आपको ध्यान हो, हमारे कान, हमारे शरीर के ऑर्गन्स, हमारी किडनी, हमारा लिवर, ये 24 आवर्स काम करते हैं। तो फिर हम अपने लक्ष्य को तय करके और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ काम क्यों नहीं करते? अगर हम लक्ष्य को तय कर ले और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश के अंदर जो असफलता आती है, उन असफलताओं को पार पाने के प्रयास में जो प्राणी और परिस्थिति के मध्य संघर्ष होता है, उसी संघर्ष का परिणाम क्या है? उसी संघर्ष का परिणाम व्यक्तित्व होता है। ध्यान दे, मैं बताना चाहूंगा, व्यक्ति, आपको जानकारी हो, व्यक्ति वातावरण में अनेक कठिनाइयों, अनेक बाधाओं को या कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है। आपको जानकारी हो, हम लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास जो है वो करते हैं, और आपको जानकारी हो, इन्हीं कठिनाइयों को पार करते हुए हम लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में, लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वातावरण या परिस्थिति
आपको जानकारी हो, लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वातावरण या परिस्थिति के साथ प्राणी का जो संघर्ष होता है, परिस्थिति के साथ प्राणी का जो संघर्ष होता है, उसी से उसका व्यक्तित्व, उसी से उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, उसी से उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। देखो, जो आदमी कठिनाइयों को पार करते करते धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, साहस आ जाता है, जुझारूपन आ जाता है, जज्बा आ जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व का भाग बनती है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, कुर्ट लेविन ने कहा है कि हम लक्ष्य तो पाने की कोशिश में वातावरण में जो जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को पार करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हौसला रखते हैं, हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते वातावरण में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनसे लड़ते हैं, जूझते हैं, और तब एक व्यक्तित्व हमारा विकसित हो जाता है। आपको ध्यान हो, इसी संघर्ष का परिणाम क्या है, हमारी पर्सनैलिटी है। और यह चर्चा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक मिस्टर कुर्ट लेविन ने करी। आपको जानकारी हो, कुर्ट लेविन ने वातावरण को प्राणी के व्यवहार की व्याख्या के लिए एक प्रभावी उत्पादक प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने वातावरण के अंदर आने वाली चुनौतियों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, इस पर सबका ध्यान जो है वो आकर्षित किया। तो ये व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत और व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत, जिन दोनों सिद्धांतों पर आज के लेक्चर में बात हुई है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।